नमस्कार, आदाब। मैं नाज़िम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, पिछले 9 दिनों से कर्नाटक में था इलेक्शन पर एक नज़र डालने के लिए। सुना था, देख रहे हैं चुनाव को सब लोग, तो हमने सोचा चलो हम भी चल के देखते हैं। हम भी पहुँचे। सबसे पहले कोलार में प्रधानमंत्री की जनसभा के दर्शन किए। कुछ तस्वीरें यहाँ की आपको इस वीडियो में यहाँ वहाँ नज़र आ जाएंगी। वहाँ से हम लोग मैसूरू रीजन, ओल्ड मैसूरू रीजन पहुँचे। ये वोकालिंगा यानी गौड़ास का इलाका है। ये वोकालिंगा कर्नाटक की लगभग 12 ज़िलों की 87 सीटों पर अपना ऐसा असर रखता है कि इसको माइनस करके यहाँ किसी को जीतना बड़ा मुश्किल है। और इस कम्युनिटी के नेता हैं देवेगौड़ा। उनकी हेल्थ अब ऐसी नहीं है कि वो सक्रिय राजनीति में आ सकें, तो उनके पुत्र कुमार स्वामी के कंधों पर सारी जिम्मेदारी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही इस तीसरी शक्ति का नाम बराबरी के साथ लिया जाता है, लेकिन ये कभी भी पूरी 224 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती। इस बार भी उनका मिशन 120 या 123 सीटें हैं, जिसमें से लगभग 45 से 50 सीटों पर ही वो अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। इनकी सियासत ही है किंग मेकर बनना। कांग्रेस या बीजेपी दोनों को फुल मेजॉरिटी न मिलने की सूरत में इनके भाव लगने लगते हैं। यहाँ से हम पश्चिमी कर्नाटका की ओर बढ़ चले। चिकमंगलूर होते हुए कोप्पा, तीर्थहल्ली या से गुजरते हुए शिवमोगा आ गए। ये इलाका कॉफ़ी, ब्लैक पेपर और एरेका यानी सुपारी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर लिंगायत कम्युनिटी का वर्चस्व है। इसमें मंगलुरु और उडुपी को भी शामिल कर लीजिए। तो ये बीजेपी का गढ़ है। यहाँ के 7 ज़िलों की 50 सीटों पर लिंगायत का बोलबाला है। येदियुरप्पा यहाँ के कद्दावर नेता हैं। बीजेपी को कर्नाटक में इन्होंने ही खड़ा किया है। यहाँ से हम लोग बढ़ चले हुबली धारवाड़ की ओर। पिछले दिनों हुबली एकदम से सुर्खियों में आ गया जब बीजेपी ने यहाँ के लिंगायत नेता जगदीश शेट्टर को टिकट नहीं दिया। येदियुरप्पा के साथ शाने से शाना मिलाकर इन्होंने भी बीजेपी का किला गढ़ने में अपना खून पसीना लगाया था। बहरहाल वो कांग्रेस से टिकट ले आए। पिछले दिनों सोनिया गांधी ने इन्हीं के इलाके में रैली की। इसके आप क्या मायने निकाल सकते हैं, ये आप पर ही छोड़ते हैं। शेट्टार की हार के लिए बीजेपी पूरी मेहनत कर रही है, लेकिन 13 मई को आप देखेंगे कि वो जीत के साथ विधानसौधा पहुंचेंगे। कम से कम हमें उनके क्षेत्र का दौरा करके यही लगा। यहाँ से निकलकर हम चित्रदुर्गा और तुमकुर होते हुए बेंगलुरु पहुँचे। लगभग 2000 या 2200 किलोमीटर की इस यात्रा में सैकड़ों जगह हमने सैंपल लेने की कोशिश की। इस यात्रा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह थे। आइए पहले उनसे 2-4 सवाल कर लेते हैं, फिर अपनी उस असली बात की तरफ आते हैं कि नतीजे क्या आएंगे, कर्नाटका की जनता क्या चाह रही है। हाँ। नमस्कार। तो हम लोग करीब 70% मैपिंग करके पूरे बेंगलोर की, और हम पहुँचे हैं। ये विधानसौधा है जिसमें 13 को जो भी रिज़ल्ट आएंगे वो यहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ पे आखिर में घूम घाम के आए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीतल जी हैं, शीतल सिंह। शीतल भाई, क्या लगा आपको जो आपने पूरा 9 दिन 10 दिन हम लोगों ने गुजारे हैं? एक तो ये लगा कि यहाँ कांग्रेस पार्टी है, जो कि बहुत सी जगहों पे हम लोग रहते हैं जहाँ हमें कांग्रेस पार्टी चुनाव तो लड़ती है लेकिन वो मिलती नहीं है कहीं। यहाँ कांग्रेस पार्टी हर जगह थी, कार्यकर्ता के रूप में थी, प्रचारक के रूप में थी, यूट्यूब पे भी थी, सोशल मीडिया पे भी थी, और बहुत अच्छा चुनाव लड़ती हुई मिली हमें। उसकी एक बैटरी ऑफ सीनियर लीडर्स जगह जगह एक्टिविटी करते हुए मिले। पहली बार लगा कि भाजपा को कोई मुकाबला दे रहा है। अच्छा, यही बात मैंने एक यहाँ पे एक बड़े सीनियर बेंगलोर में हमने उनसे फ़ोन पे बात की। हाँ। तो उन्होंने हमसे ये कहा, मैंने उनसे यही कहा कि हमको हर जगह पे कांग्रेस लड़ती हुई नज़र आई। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको करेक्ट कर दूं कि बीजेपी जो है वो फाइट कर रही है। हाँ। तो इसका मतलब ये कि कांग्रेस के पास तो पहले से ही ज़मीन थी। हाँ। इलेक्शन में। हाँ। हाँ। बीजेपी ने भी अपने आप को जिसको लग रहा था कि बहुत पीछे है या ट्रेल कर रही है बिकॉज ऑफ भ्रष्टाचार और तमाम जो मुद्दे उसके साथ हैं नेगेटिव,
उनके साथ, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये सही है कि बीजेपी बड़े टफ विकेट पे थी। 3.5 साल वो सरकार में रही। वो सरकार बहुत बदनाम हुई, बदनाम होने के वाजिब कारण थे, और उस बदनामी के बाद जब चुनाव में वो उतरी तो उसके जो अपने कार्यकर्ता और समर्थक वर्ग था उसमें हताशा थी। लेकिन चुनाव जो चढ़ता गया, हम लोगों ने देखा कि संगठनिक तौर पर जो उनका काम है और प्रधानमंत्री की छवि और उनके प्रचार कैंपेन का जो तरीका है, उसने उनमें एड्रेनलिन भरा, और उसके बाद आखिर में आते आते हमने उनको सबको सड़क पे देखा। तो ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने फिर अपने आप को रीइन्वेंट कर लिया चुनाव के आखिर पे। लेकिन एक चीज़ जो हम लोग जब बम्बई के कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे और हमने सबसे पूछा था, तो ऑलमोस्ट ये क्लियर था कि बम्बई यहाँ से जीत रहे हैं जी। लेकिन कल बम्बई ने अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रोड शो किया है। हाँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनको रोड शो करने की ज़रूरत पड़ी। हाँ। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, उनके यहाँ का अगर सोशल कंपोजिशन देखें तो उस लिहाज से तो बम्बई को जीतना नहीं चाहिए, लेकिन मुंबई वहाँ इसलिए जीतेंगे, जैसा हम लोगों को एक वहाँ मिले थे एक दुकानदार, मुस्लिम दुकानदार युवा, और बुला के वो अपनी बात कहने आए, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे दिल से पूछिए तो कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जब मैं दिमाग पे जोर डालता हूँ तो मुंबई साहब जीत रहे हैं, चूँकि वो मुख्यमंत्री हैं और लोग सोचते हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं। तो मुंबई साहब के चुनाव में ये है। बाकी जो इस तरह की सूचनाएं आती रहती हैं, किसी रोड शो वगैरह में उतरना, ये सब चुनाव की सीरियसनेस को दिखाती हैं, और ये भी दिखाती है कि बीजेपी अपने कैंपेन में कोई चीज़ छोड़ती नहीं है, भले ही हम उसको दूसरी तरफ से देखें कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, इतने कमज़ोर क्यों नज़र आ रहे हैं, उनमें एक और इशू शीतल जी कि जो बजरंग दल वाला इशू था जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिकली इसको उठाया था या उनसे गलती हुई? नहीं, कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिकली उठाया था। देखिए, यहाँ एक तीसरी पार्टी भी है जो रीजनल पार्टी है और जिसका नाम है जनता दल एस। उसका क्रेडेंशियल ऐसा है पुराना कि मुसलमानों का कुछ वोट उसको भी मिलता है। चूँकि कांग्रेस इस बार चुनाव जीतना चाहती है, वो चाह रही थी कि अक़लियतों का पूरा वोट उसको मिले, इसलिए उनके जो भी योजनाकार थे, जो दिल्ली में बैठे हों या यहाँ बैठे हों, यहाँ वाले तो मेरा ख्याल उसमें नहीं थे, दिल्ली वालों ने ऐसा सोचा कि अगर हम इस तरह की चीज़ को भी साथ में रखते हैं, उन्होंने नैतिक रूप से कोई गलत बात नहीं कही, उन्होंने एक मुस्लिम बॉडी का भी, PFI का भी नाम लिया और एक हिंदू बॉडी का भी नाम लिया, बजरंग दल का, और इसमें कोई शक नहीं कि दोनों एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ, दोनों पे बैन की बात की, तो वो अपने वोट को एड्रेस कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि सामने जो बीजेपी नाम की चीज़ है वो उनकी इसी तरह की गलतियों की का इंतज़ार कर रही थी, और उसे कोई नई मतलब आर्टिफिशियल गलती क्रिएट नहीं करनी पड़ी, और उसने उसको लेके काफ़ी हल्ला मचा दिया। इसका मतलब ये है कि जैसे कल शेट्टार ने भी अपने हुबली में ये कहा कि हम कुछ ऐसा नहीं करने जा रहे हैं और बजरंग दल को बैन नहीं करने जा रहे हैं, कोई ऐसी वो नहीं है, और दूसरे लोगों ने भी कहा, आपने फिर मोइली ने सबसे पहले इसको कंडम किया, तो खुद ही क्रिएट किया और खुद ही कंडम किया। ये नहीं, वो यही बता रहा है कि ये जिसने प्रोग्राम लिखा वो हो सकता है कि कंट्रोल रूम में बैठने वाले लोग हों, दिल्ली के लोग हों, लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिशियन थे, DK शिव कुमार ने भी उसको दूसरी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश की कि हम आएंगे तो हनुमान जी की बड़ी मूर्ति बनाएंगे और वगैरह वगैरह। तो ये तो उनको अगले दिन ही पता लग गया था कि थोड़ा सा ये माइनस हो गया इलेक्शन के लास्ट स्पेल में। इसका क्या मतलब है? ये हताशा है बीजेपी की? नहीं, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। बीजेपी तो देखिए हिंदू मुस्लिम पर ही चुनाव लड़ती है, ये तो सच्चाई है उसकी। कभी कभी उसके नेता इसको कैमोफ्लेज करते हैं, लेकिन कई बार वो कपड़े उतार देते हैं। यहाँ के चुनाव में उन्होंने कपड़े उतार दिए और इसलिए हमें साफ साफ नज़र आ रहे हैं कि वो क्या करते हैं, लेकिन वो यही करते हैं। अगर ऊपर का नेता नहीं करता तो नीचे के कार्यकर्ता करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं, उनके लोग तो ये करते हैं। आखिरी प्रश्न आपसे कि आप क्या देख रहे हैं, हंग पार्लियामेंट देख रहे हैं या किसी की बढ़त देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव, ये राज्य हमारे लिए थोड़ा नया है, मेरे लिए, मैं सोचता हूँ भाषा का जो मामला है उससे मुझे लगता है कि जो भी मैं आकलन करूँगा उसमें कमज़ोरी रह सकती है, क्योंकि मेरे मन में क्या भाव है ये मैं सामने वाले तक प्रेषित कर पाने में असफल हूँ, और सामने वाले के मन में क्या भाव है उसको पूरी तरह से ग्रहण करने में असफल हूँ। उसके लिए मुझे किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ रही है,
तो इसलिए मैं उतना मुतमईन नहीं हूँ अपने नतीजों पर। तो मैं ये कहूँगा कि एक कड़े मुकाबले को हम देख रहे हैं, जिसमें शुरुआत में कांग्रेस के पास एज थी, ये हमें स्वीकारना है। चलिए देखते हैं कि 13 तारीख को इस विधानसभा में कौन आएगा और किसका बहुमत होगा। तो दोस्तों, दुनिया के माहिर चुनावी पंडित मानते हैं कि हर चुनाव शुरू होने से पहले ही तय हो जाता है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि वो किसे वोट देंगे, किसका समर्थन करेंगे और किसका विरोध करेंगे। उनका कहना है कि लोगों को प्रेरित करने के बजाय उनका मनोबल गिराना बहुत आसान है और जीतने का सबसे अच्छा तरीका है अपने प्रतिद्वंदी के समर्थकों का मनोबल गिराना। तो ये जो आज वोटिंग हो रही है, ये तो बस उसका क्रियान्वयन है, अमल दरामद है। इसकी स्क्रिप्ट तो चुनाव घोषणा से पहले ही लिखी जा चुकी है। वोटर का मनोबल गिराने का काम बहुत किया गया। कोई और राज्य होता तो कोई और बात होती, लेकिन ये राज्य और राज्यों से अलग है। ये बजरंग दल और बजरंग बली पर, कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी जैसी कहानियों से नहीं बदलेगा। इसे मालूम है कि उसे एक ऐसी सरकार चुननी है जो कमीशन से ऊपर उठकर उनकी महंगाई, उनकी बेरोजगारी, उनकी आमदनी का प्रबंध कर सके। उसे ये भी पता है कि उसकी इन बुनियादी ज़रूरतों को अगर सरकार पूरा करने में नाकाम रहती है तो उसे एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए, लेकिन त्रिशंकु बहुमत वो नहीं चाहती। अब इसके मायने ये हैं कि जो दल भी सरकार बनाएगा वो 130 के आसपास आएगा, ये निश्चित है। अब आते हैं चुनावी मैदान में। मुकाबला कर रहे दलों में जेडीएस के बारे में तो हम वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता चुके हैं। वो मान के चल रहे हैं कि उन्हें अपनी सरकार नहीं बनानी है। वो सब सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। उन्हें 40-45 सीटें मिल जाएं तो बीजेपी या कांग्रेस उनके बिना सरकार नहीं बना सकती। वो तो उस कहावत की तरह है कि सारा लोहा तुम लोगों का, अपनी केवल धार। अब रही बात बीजेपी और कांग्रेस की, तो बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है। कर्नाटका सरकार के कारनामे जनता के बीच पब्लिक डोमेन में लंबे समय से हैं। एक बीजेपी समर्थक ठेकेदार ने 40% कमीशन का इल्ज़ाम लगाते हुए, शायद मंत्री का नाम ईश्वरप्पा है, आत्महत्या कर ली। कोप्पल के एक विधायक का ऑडियो क्लिप भी जनता में है, जिसमें वो एक पीएसआई पोस्ट पर नियुक्ति के लिए 15 लाख लेने की बात स्वीकार कर चुके हैं। चन्नागिरी के विधायक और उनके पुत्र 8 करोड़ की रिश्वत मामले में जनता के सामने हैं। बलेहुसूर के महंत स्वीकार कर चुके हैं कि नहीं 40% नहीं, हमसे तो 30% ही कमीशन लिया गया या लिया जाता है। मतलब इसे भी सम्मान समझा जाता है। कई महीनों पहले 13,000 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के संगठन ने शिक्षा मंत्री बीसी नागेश के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब इन सब के बीच मोदी जी अपने चेहरे से क्या क्या करें। येदियुरप्पा सक्रिय नहीं है। छोटे बड़े लगभग 60 लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। संगठन बिखरा हुआ है। इस पर एक शेर याद आता है कि कवि का नाम नहीं याद, शेर है कि जो मेरी हार पे बहुत खुश था, अब है खुद से मुकाबला उसका। बची कांग्रेस, तो उसका रोना यही है कि बीजेपी ने उसकी सरकार चुरा ली थी। इसके अलावा उसका गारंटी कार्ड महंगाई और बेरोज़गारी के बीच एक संजीवनी की तरह है। लगभग 6,000 रुपये महीने की गारंटी देता है ये कार्ड। जनता के बीच यही उसका ब्रह्मास्त्र है। अब 13 मई को जब नतीजे आएंगे तो जो भी दल जीतेगा उसे कर्नाटक की जनता 130 सीटों से या उससे ज़्यादा से जिताएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा आकलन कैसा लगा। इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्कार।